करना। जैसे कि आज का मुद्दा है बच्चों का जीवन। बच्चे किसी भी देश का भविष्य है। कभी हम भी बच्चे थे तो कल्पना करते हैं कि दिन काश हम नन्हे मुन्ने दोबारा बन जाए, तो बनना तो मुश्किल है। पर जो नन्हे मुन्ने हैं उनका जीवन सुधार सकते हैं, उनके साथ मिलजुल के अपने बच्चों को याद कर सकते हैं। बड़ी विडंबना है जो राइटर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो भगवान से एक स्पेशल आशीर्वाद लेकर समाज को मार्गदर्शन देने का, उनकी सोच से समाज बदलता है। विडंबना क्या है? जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि आज के पूंजीवादी समाज में हर चीज बिकती है। रिश्ता भी बिकता है, शिक्षा भी बिकती है, सेवाएं भी बिकती है, इंसान भी बिकता है। तो उस स्थिति में जो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनका वजूद क्या है? बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े किताबें लिखी गई हैं, उनके विचार कहाँ तक सीमित रह गए? क्यों नहीं वो समाज में फैले? क्यों नहीं समाज बदला? आज हमारे देश में मेरी गिनती का फासला इस हद तक बढ़ गया है कि आप बाहर उठाइए तो हर रोज आपको कुछ ना कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे खुदकुशी के जो आर्थिक तंगी की वजह से हुए। जिस भारत देश का संस्कृति ऐसी रही हो जिसमें ये माना जाता था कि पड़ोसी कभी भूखा नहीं मरता था, उसको पड़ोसी उसका रुकावट करता था, उस देश में अगर आत्महत्याएं हो रही हैं आर्थिक तंगी की वजह से, तो हमें संस्कृति के ऊपर तुरंत विचार करना पड़ेगा कि क्या हो हमारे देश में। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, भ्रष्टाचार है, अपराध है, अभी जो महिलाओं के प्रति अत्याचार चल रहा है, कलकत्ता वाला केस हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, मुंबई में हुआ, ये क्या दर्शा रहे हमारे समाज को, किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे विचार कुछ गोष्ठियों तक, कुछ लोगों तक सीमित रह जाएंगे, या वो विचार देश को बदलने का हिस्सा बनेंगे? कैसे बनेंगे? लगभग 80% जनसंख्या हमारे देश की ऐसी है जो गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, इलिटरेसी के कारण, अशिक्षितता के कारण अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 5वीं कक्षा तक पढ़ा पाती है। उसके बाद उनको जबरन बाल मजदूरी में जाना पड़ता है। लगभग उनकी उम्र 12 से 13 से 14 साल की होती है जब वो बाल मजदूरी में चले जाते हैं। पर ये भी देखा गया है 15-16 साल की उम्र में वो बाल विवाह करवा लेते हैं और 17 साल की उम्र में वो माँ बाप बने होते हैं। जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, हमारे भारतीय संविधान के साथ, हमारे भारतीय कानून के हिसाब से उनको हम एक अधिकार देते हैं नेता चुनने का, सरकार चुनने का। वो 80% जनसंख्या इसने 5वीं की शिक्षा भी ले ली हुई, डी फॉर वोट नहीं पता, डी फॉर डेमोक्रेसी नहीं पता, वो किस तरीके के नेताओं को चुनेगी? जिस तरीके के नेता चुने जाएंगे वैसी ही सरकार बनेगी, वैसी ही अर्थव्यवस्था होगी इस देश की। तो जैसी ही नीतियां बनेगी उस नीतियों के ऊपर हमारे जीवन का निर्धारण तय होगा कि हमारे जीवन का स्तर क्या होगा। हम गुलाम होंगे, आजाद होंगे, वो भी सरकार की नीतियां तय करेगी। अभी जो नए कानून आए हैं कि उसके जो प्रावधान पड़ेंगे, एक तरफ तो आवाज उठती कि पुलिस रिस्पॉन्स हो, उल्टा पुलिस को ज्यादा पावर दे दी गई है। तो आम जनता की राय कहाँ गई?
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारा अस्तित्व है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि कुछ चंद राजनेता, चंद ब्यूरोक्रेट्स। आम पब्लिक कहाँ गई? जो वोटर है वो कहाँ गया? 5 साल में एक बार चुनाव में वोट डालने तक की वोटर सीमित रह गया? क्या उसके अधिकारों की भी कोई बात होगी? न्यायाधीश कहते हैं ये संविधान की बात है, राष्ट्रपति कहते हैं संविधान की बात है, प्रधानमंत्री कहते हैं संविधान की बात है, तो आम नागरिकों के संवैधानिक हक कहाँ गए? जो सड़कों पे गरीब सो रहा है सड़कों के किनारे, उसका संवैधानिक हक राइट टू शेल्टर कहाँ गया? राइट टू एजुकेशन कहाँ गया? कब हम इस देश को सुधारेंगे? 33 करोड़ से 144 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है हमारे देश की। क्या इतनी बड़ी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? 144 करोड़ को मानवीय जीवन सम्मान के साथ जो हमारी प्रावधान है तो देने की क्षमता रखते हैं हम? आज हमारा युवक देश छोड़ के बाहर तो जा रहे हैं, माँ बाप से दूर हो रहे हैं, माँ बाप बुजुर्ग आजकल जो ये हमारे ओल्ड एज होम है वहां जा रहे हैं, बच्चों से दूर हो रहे हैं। तो संस्कृति का क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश में? जो नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हमारे मुद्दे लेके जाते हैं, हमें गुलाम बनाते हैं। जो वोट के बिना मंत्री बन नहीं सकता मेरी वोट के बिना, तो मेरे से पहली हाथ लगवा है। जो बंदा मेरी वोट के बिना नहीं बन सकता उसको उससे ऊंचे मैं हूँ कि वो होगा? फिर भी मेरी बात ना सुनी जाए इस देश में। एक चुने हुए नुमाइंदे को मिलने के लिए तो सिफारिश चाहिए इस देश में। ये होती है लोकतंत्र। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब अध्ययन किया गया तो समझ में आया कि जो 80% बच्चे हैं जिनके माध्यम से जब वो बड़े होकर वोटर बन जाते हैं, जब तक उनमें क्षमता पैदा नहीं होगी तब तक इस देश का बदलाव नहीं होगा। अब उसमें क्षमता कैसे पैदा करनी है लोकतंत्र की? अब उससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं तो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहता हूं। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी, वो आजादी की लड़ाई क्या थी? वो आजादी की लड़ाई थी कि जो अंग्रेजों का बनाया वो सिस्टम है, सिस्टम क्या था? जो कानून के माध्यम से बना था, रूल्स के माध्यम से बना था, ये ब्रिटिश रूल है जी। उस माध्यम से वो हमें गुलामी हमारी करवा रहे थे, हमारा शोषण करते थे। जब आजाद हुआ, आजादी कहाँ से चाहिए थी? अंग्रेजों से या उनकी व्यवस्था से? किससे आजादी चाहिए थी हमें? तो व्यवस्था बदली क्या? व्यवस्था बदली नहीं इन्होंने। तो वो गुलामी की व्यवस्था जिन्होंने लोगों के ऊपर लागू कर दी जैसे देश आजाद हुआ, और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। गुलामी के कानून, आज एक ऐसे तो के पास इतनी पावर है कि आपको वो झूठा मुकदमा डाल सकता है, उसको पूछने वाला नहीं। एक 10वीं पास मवलदार की लिखी हुई FIR सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो क्या ये लोकतंत्र होता है कि आम नागरिक की आवाज ही बंद कर दो, आम आदमी अपने विचार को न साझा कर पाए? कब तक हम सहेंगे? तो ये सारी बातें जब देखी, तो जब 80% लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो रिश्वत ले रहे हैं सरकारी पदों पर बैठ के। पढ़ा लिखा ही बन रहा है जिसको सरकारी नौकरी मिलती है, अनपढ़ को मिलती है? किसी अनपढ़ को सरकारी नौकरी मिलती है स्वाय नेता बनने के? जो पढ़ा लिखा बंदा है उसने क्या पढ़ाई की, चाहे वो IAS है चाहे IPS है, तो देश के नागरिकों की भलाई के लिए क्या करते हैं? वो सारा सिस्टम खराब करते हैं, बंद कोनों में बैठ जाते हैं, ताले लगा के, आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देते हैं। अपने ही पब्लिक सर्वेंट को मिलने के लिए हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, रिश्वतें देनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं हमारे काम होते हैं। तो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है देश में, दीमक से भी बढ़ गया। दीमक फिर भी कुछ ना कुछ करनी छोड़ देती है। भ्रष्ट सिस्टम तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। किसी के घर में कोई चोरी आ जाए, कोई हत्या हो जाए, उसको लाश वापस लेनी हो, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। क्या देश की व्यवस्था है? तो ये सारी बातों में जब बदले हुआ तो ये लगा कि जो 80% वोटर है हमारे, जिनको कुछ नहीं पता, उनको जागरूक करना पड़ेगा, और हमें उनका ये भी देखना पड़ेगा हमें कि वो लोग 5वीं से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं में पढ़ लेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी मजबूरियाँ हैं। तो जो शिक्षा
कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर मिलती है, सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, संविधान, लोकतंत्र, पब्लिक फाइनेंस, ये सारे विषय जिससे हमारा देश चलता है, हर रोज की जिंदगी चलती है हमारी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बनानी है, जो लोकतंत्र के असली मूल्य हैं उनका हकीकत में पालन होना है, वो विषय तो पढ़ाई नहीं जाते, बच्चों को पता ही नहीं है। अब 18 साल का बच्चा जिसने 14 साल के अंदर बाल मजदूरी शुरू कर दी है, उसको क्या पता बात क्या होगी, वोट क्या होगी, वो तो अपनी वोट बेचेगा। उसको तो मौका लग गया कि चलो चुनाव आए 5 साल बाद, वोट बेच दो, उसको मिलेगा। वैसे भी तो गरीबी से खेल उसको मिला गया, अब तो मिलेगी उसको। तो ये बच्चे जो हैं जब ये वोटर बन जाते हैं, जागरूक वोटर कब बनेंगे, तो जब तक ये वोटर जागरूक नहीं बनेंगे, सही चुनाव नहीं होगा, तो देश में बदलाव नहीं होगा। हम कितनी भी बातें कर लें, कितने भी कानून बना लें, किसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और कानून को जरिया बनाया जाता है आपको लूटने का। जितने सख्त कानून है उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है, काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगा कि क्या किया जाए, जो ऊंचे पद की शिक्षा है वो नीचे पद से शुरू की जाए। फिर हमने प्रयास शुरू किया जहाँ पे हमने इंग्लिश के साथ एक नई सीरीज जोड़ी अल्फाबेट्स की, A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, H for hand, P for peacock, Z for zebra, T for tiger। ये कुछ से बिल्ली चूहों की पढ़ाई, R for rat। इससे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बनाने के लिए आज कुत्ता बिल्ली चूहा बनाने के लिए क्या हमें स्कूल में डालने की जरूरत है? क्या माँ बाप को गली में नहीं पता कि कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो हमें लगा देश की व्यवस्था की शिक्षा दो। फिर हमने शुरू किया A for एडमिनिस्ट्रेशन, B for बैलेट, C for कॉन्स्टिट्यूशन, D for डेमोक्रेसी, E for इलेक्शन, F for फ्रीडम, ताकि बच्चों को शुरू से ही पता चले कि D for वोट क्या होती है, D for डेमोक्रेसी क्या होती है, E for इलेक्शन क्या होता है, R for राइट्स क्या है, D for टैक्स क्या है, इन सब का मेरे से संबंध क्या है। अब एक छोटी सी D for डेमोक्रेसी की परिभाषा की मैं आपको उदाहरण दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि पूरी व्यवस्था को एक छोटी सी परिभाषा में हमने एक्सप्लेन कर दिया, पूरे देश की व्यवस्था को। कैसे? D for डेमोक्रेसी क्या होता है कि उसमें भी E for इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, E for इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है कि E for वोट डलती है। अब वोट से क्या होगा, जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो E for इलेक्ट हो जाएगा, जीत जाए। अब जीत के वो क्या करेगा, तो E for गवर्नमेंट बनाएगा। अब जो गवर्नमेंट बनाएगा, गवर्नमेंट की क्या करेगी, कैसे चलेगी, मेरे E for टैक्स के पैसे से चलेगी, टैक्स का पैसा दे दिया। अब गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करती है। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, मेरे आपको राइट्स देने। अब अगर आपको राइट्स दे दिए, फिर मेरे पास क्या हुआ है, मैं जेल को जज के पास जाऊंगा, जज क्या करेगा, हेल्प फॉर लॉ के हिसाब से मेरे को न्याय देगा। तो अब देखो इसमें पूरी व्यवस्था एक्सप्लेन हो गई लोकतंत्र की। बच्चे ने ये भी समझ लिया कि लोकतंत्र में अधिकार होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से चलती है, टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट के राइट्स देने हैं, नहीं देगी तो क्या व्यवस्था बनी है, कानून की व्यवस्था बनी हुई है, जज को न्याय देगा। तो जब शुरू से बच्चों ने ये सीख लिया, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल गया, तो वो मुफ्त का राशन क्यों लेंगे, अपने हक मांगेंगे कि दान मांगेंगे, क्या मांगेंगे? अगर हम नौकरी करने जाते हैं कहीं, हम अपनी तनख्वाह मांगेंगे या वो मालिक को बोलेगा कि मैं आपको रोटी खिला देता हूँ, क्या मांगेंगे? तो जब अपने हक मांगते हैं, क्योंकि हमें जानकारी है, जब बच्चों से हर नागरिक को अपने हकों की जानकारी होगी, तो मुफ्त का राशन क्यों मांगेंगे, अपने हक क्यों नहीं मांगेंगे? तो इस तरीके की शिक्षा बनाई हमने, जो 26 अल्फाबेट के साथ जुड़ी हुई है। एक एक अक्षर का बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन उसको हमने बहुत ही सरल भाषा में बच्चों को समझाने के लिए बनाया है। जैसे A for एडमिनिस्ट्रेशन, D for डेमोक्रेसी, मैंने उदाहरण दिया आपको। अब A for एडमिनिस्ट्रेशन, अब सारे कुछ समस्या के सवाल में आता है कि प्रशासन जिम्मेदार है। अब प्रशासन है क्या, लोगों को पता ही नहीं होता। हमने उसको कितना सरल बना दिया कि माँ घर कैसे चलाती है, रसोई कैसे चलाती है, रसोई के लिए अनाज कहाँ से अरेंज करती है, पैसे कहाँ से लाती है, बच्चों को कब खाना देना है, कितना खाना देना है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनको घर का नुकसान हो जाएगा।
अगर पैसे घर में नहीं हो, गाड़ी में ऐसे लेनी है लाले का उधार कैसे चुकाना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गई, हाउस मैनेजमेंट भी आ गई। जैसे माँ घर चलाती है, घर को मैनेज करती है, इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं, देश की व्यवस्था चलाते हैं, देश के अंदर जो समस्या है उनका हल निकालते हैं। तो देखो उसको हमने हर रोज की जिंदगी की उदाहरण के साथ बच्चों को जोड़ दिया। प्रधानमंत्री देश कैसे चलाते हैं, मुख्यमंत्री स्टेट कैसे चलाता है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कैसे चलाता है। तो इस तरीके की परिभाषा से बच्चों को आप उदाहरण हर रोज की जिंदगी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन सिखा देंगे। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे शब्द हैं 26 अल्फाबेट, तो सारे के सारे बच्चों को आज की व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, ताकि उनको पता चले कि इस देश का वो हिस्सा कैसे है। अब हमारी पुस्तक में क्वेश्चन आता है कि हू इज ओनर ऑफ इंडिया, इस देश का मालिक कौन है। बड़ी चमत्कार से जवाब मिले, किसने कहा अंबानी, किसने कहा अमिताभ बच्चन, किसने कहा नरेंद्र मोदी। तो मैंने कहा बच्चों आपको पता नहीं इस देश का मालिक कौन है। कहते जी कौन है? मैं कहा मैं हूँ मालिक। कहते आप मालिक नहीं हो सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं मालिक हो सकता? फिर आपको बंदूक नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन देखो, वो बंदूक वाले को मालिक समझते हैं क्योंकि अत्याचार में इस देश में बंदूक पर। तो मैंने कहा बेटा नहीं, मेरे को ये बताओ इस देश में डर किसको लगेगा, चोर को या ईमानदार को? कहते चोर को। मगर जिसको डर लगेगा उसको बंदूक चाहिए या ईमानदार को चाहिए? जिसको डर लगेगा तो चोर है। तो मैं तो वो जो बंदूकें लेके घूम रहे तो चोर है, मैं ईमानदार हूँ इसलिए उनको डर नहीं है, तो मालिक मैं हूँ। तो जब उनको मालिक की डेफिनेशन समझाएगी कि ओनर क्या होता है, तो उन बच्चों को क्या पता चला कि वो भी मालिक है, उनकी मानसिकता में जमीन और आसमान का फर्क पा गया। तो देश के मालिक है, हमारा भी बराबर का हिस्सा है। तो उन्होंने शिक्षा को लेने का तरीका ही बदल दिया। अब उनको पता चल गया कि हम बराबर के हिस्सेदार हैं इस देश के। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिकल शिक्षा हमने बनाई, इससे हम करीबन 1000 से ज्यादा बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं लुधियाना में। इसके अलावा बहुत से लोगों ने प्रोत्साहित होकर इस शिक्षा को बनाया, कुछ स्कूल वालों ने बनाया, कुछ संस्थाओं ने बनाया। तो लगभग 300 प्रोजेक्ट इंडिया भारत के लेवल पे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे ये शिक्षा बांटी जा रही है। जब ये शिक्षा से आप लोगों को ताकतवर बना दोगे, अपनी को वोट बेचना बंद करेंगे, तो वो ईमानदार उम्मीदवार भी ढूंढना शुरू कर देंगे। जब वो ईमानदार उम्मीदवार ढूंढेंगे तो देश का बदलाव की नींव पत्थर रखा जाएगा उससे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये तो शिक्षा के बारे में आपको परिचय दिया। अब मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरे पिताजी की फैक्ट्री होती थी बहुत अच्छी, बाय चांस उसमें आर्थिक तंगी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने समाज में गरीबी देखी तो मैंने देखा कि समाज में इंसान का स्टेटस क्या है। अगर उसके पास कोई ओहदा नहीं है सामाजिक या आर्थिक, तो उसकी जिंदगी कुत्ते से भी नीचे है, जानवर से भी नीचे है। ये जीवन मैंने देखा। तो मैंने बड़ी मेहनत की, लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, शिक्षा ली, आगे बढ़ा, एक कामयाब व्यापारी बन गया। इंटरनेशनल लेवल का मेरा बिजनेस था। लेकिन असमानता जो मैंने झेली थी उससे मेरा कभी भी छुटकारा नहीं हुआ। समाज में जिस तरह मैं हमेशा देखता रहा, और समाज में ये भी देखता रहा कि कैसे शोषण हो रहा लोगों का। अगर आपके पास कोई पदवी नहीं है, राजनीतिक या ब्यूरोक्रेटिक या सामाजिक, तो आपकी मूल्य कुछ नहीं है इस देश में, कीड़े मकोड़े हो। ये पीछा नहीं छोड़ रही थी मेरा। तो मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की जिसका शीर्षक है रिस्टोरिंग द बैलेंस, संतुलित समाज की बहाली। इस संतुलित समाज की बहाली में एक गरीब बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं भी बच्चा हूँ, अमीर बाप का बच्चा भी बच्चा है। उस बच्चे के पास बढ़िया खिलौने हैं, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया घूमता फिरता है। मेरे पास पैर की चप्पल छोड़ो, खाने की रोटी भी नहीं है। हम दोनों बच्चे हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो माँ कहती बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बच्चे ने कहा कि 5 उंगलियों से मेरे जीवन का क्या संबंध? तो माँ कहती बेटा देखो ये किस्मत की बात है, तेरे पुराने जन्म के कर्म खराब थे, देखो गरीब घर में जन्म मिला, उसके अच्छे से उसको अमीर घर में मिला। अब तू मेहनत कर, तेरा जीवन आगे सुधर जाएगा।
बच्चा ने जवाब दिया, कहता जी मेरे को पुराने जन्म का नहीं पता, भविष्य का तब मैं बात करूँगा अगर आज मेरे को कुछ मिलेगा, आज क्या मिलेगा मेरे को बता। तो माँ कहती तेरे पापा का मेरे पास जवाब नहीं है। फिर बच्चा माँ से असंतुष्ट हो गए एक साधु के पास जाता है, थोड़ा प्रसिद्ध होता है हमारे देश में, वैसे भी साधु का राज है, जगह जगह साधु है। इस साधु के पास जाता है कि साधु को कहता है पापा जी आपको लोग भगवान मानते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मैं गरीब क्यों हूँ। साधु कहता है ये प्रश्न है ना बड़ा कठिन है, इसको उत्तर देना। कहता है अगर आप भगवान की बात करोगे लोग आपको भगवान मानते हैं। कहता है अच्छा चलो मैं तेरे को प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो उत्तर देने के लिए मेरे को 1 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। उसने कहा ले चलो, तो उसके लिए 1 लाख साल की उम्र चाहिए, तो ना तेरे पास ना मेरे पास है। तो बच्चे ने कहा जवाब नहीं मिलेगा। तो साधु जी सोच में पड़ गए, उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहते मैं तेरे को जवाब दूंगा, तेरे को कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से 1 लाख का दृश्य पेश करूंगा। तो उसने कहा कि जब धरती बनी थी, वो धरती जब बनी थी उस वक्त पे लेगा बच्चे को, जब धरती बनी थी उस वक्त सब कुछ प्राकृतिक तौर पे था। जिसको भूख लगती थी वो पेड़ से तोड़ के कुछ खाता था, प्यास लगती थी नदी से पानी पीता था, सबका जीवन बराबर था, सब ऐसे ही जीते थे। फिर कुछ मनुष्यों के मन में लालच आया, उन्होंने कहा कि हमारी ताकत इस समाज में ज्यादा होनी चाहिए। उनका जो ताकत कैसे बनेगी, तो ताकत तब बनेगी जब बाकी लोग हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। उनका निर्भर कैसे करेंगे, नदी पे कब्जा कर दो, गाँव पे कब्जा कर दो, तो खाने जाए स्कूल में हमारे लिए काम करो। तो वहां से इस बात का विश्वास ही करना। जब एक बार समानता होगी तो लोगों ने कहा कि यार हम बराबर थे, समान कैसे हो गए, तो उन्होंने इसमें विरोध करना शुरू किया। तो समय समय पे उन्होंने विरोध किया, कभी उन्होंने धर्म का सहारा लिया, कभी भगवान का सहारा लिया, कभी लॉ का सहारा लिया, कभी विज्ञान का सहारा लिया। करते करते जब भी विद्रोह हुए कुचलते गए और समानता से समानता नहीं होती। सुनता सुनता कहानी को आजाद भारत तक आ गया। कहता जब देश आजाद हो गया था, आजाद भारत अपनी नीति खुद बना सकता था, फिर मेरी जिंदगी कोई दूर है। तो यहाँ से 125 प्रश्न उत्तर का संवाद है क्रिकेट और साधु के बीच। उस प्रश्न उत्तर के संवाद से वो सारा ज्ञान लेते हैं कि देश की व्यवस्था असल में क्या है, अंग्रेजों के टाइम में क्या थी, बाद में क्या बनी थी, तो बनने के लिए क्या प्रयास हुए और उसको हकीकत में जिंदगी तौर पर कैसे लेके जाना था, भ्रष्टाचार कैसे आया, क्यों आया, क्यों नहीं भ्रष्ट नेता देश से बाहर क्यों आएंगे। तो सारी जितनी भी देश की बुराइयां उसको सिस्टम के साथ जोड़ता है। सिस्टम का ज्ञान लेने के बाद फिर वो कहता है कि साधु जी मेरे को इसका हल भी बताओ, आपको बहुत सारा ज्ञान है, समाधान बताओ। तो इस समाधान के ऊपर 40 प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है। जब आप सारे प्रश्न उत्तर पढ़ लोगे तो आपको बड़ा लॉजिकल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो जब पढ़ के बाहर आ जाएगा तो आप कहोगे कि इस देश में गरीबी खत्म हो सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, असमानता में काबू पाया जा सकता है। तो ये मेरी पुस्तक नहीं जो है इसका परिचय आज हमने दिया, रिस्टोरिंग द बैलेंस, पूरे समाज की बहाली, छोटे कॉम्प्लेक्स भी है जो उसका परिचय दे रही है। ये बुक मेरी अगले दिन पब्लिश होगी। इसको 16 साल लगे इनको लिखने और बिल्कुल ही मैंने इस 16 साल में मैं टीवी देखा, मैं अखबार पढ़ा, मैं कोई किताब पढ़ी, क्योंकि मैं अपने विचारों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं चाहता था। जब पुस्तक कंप्लीट होगी तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी बाद में पढ़नी शुरू की, जानने के लिए कि इतिहास क्या कहता है। ये पुस्तक का विमोचन अगले महीने हम करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आज करते हुए। तो इन्हीं बातों से आप सबका समय लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना मेरे को, उसके लिए और भी बहुत मैं धन्यवाद। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि हम सब मिलकर भारत के अंदर जो होप टूट गई है, उम्मीद टूट गई, देश का कुछ नहीं होना। मैं कहता हूँ कि देश का बहुत कुछ होगा, अगर मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत